बाहर घड़ी और दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी नाइट गाउन में उनकी बड़ी बहू मीरा अपने कमरे से बाहर उनके पास आकर, अरे मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तक तुम्हारा देवर घर नहीं लौटा बहू। पता नहीं मम्मी जी क्यों पिछले कुछ दिनों से देवर जी का व्यवहार एकदम से बदल गया है। वो खोए खोए से रहते हैं और किसी से बात भी नहीं करते, पूछने पर कुछ बताते भी नहीं है और ऑफिस से भी देर से घर आते हैं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और राहुल अंदर आ जाता है। और फिर जैसे ही राहुल सोफे पर बैठे सभी लोगों के पास पहुंचता है, तभी अचानक उसके मम्मी पापा खड़े हो जाते हैं और, राहुल बेटा आज फिर इतनी देर से घर आया है? हाँ माँ, ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा रहता है ना। इतना कहकर राहुल बिना किसी की तरफ देखे सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। फिर शांति परेशान होकर मीरा से, बहू तुम्हारा देवर हमें तो कुछ नहीं बताता, तुम्हें जाकर बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। क्यों वो इतना उखड़ा उखड़ा सा रहता है और हमसे बात नहीं करता? आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं बात करती हूँ देवर जी से। इतना कहकर मीरा अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि तभी मीरा की नजर राहुल पर पड़ती है, जो कि छत की तरफ जा रहा होता है। मीरा राहुल का पीछा करती है और देखती है कि राहुल आसमान की तरफ देख रहा होता है। मीरा उसके पास जाती है और, देवर जी यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। आजकल आप कुछ बदले बदले से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है भाभी, आजकल काम का प्रेशर ज्यादा है ना, बस उसी का टेंशन रहता है और कुछ नहीं। राहुल इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वापस अपने कमरे में आ जाता है। फिर मीरा भी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह सिया, माधव, शांति और हरीश डाइनिंग टेबल पर बैठे राहुल का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी किचन से मीरा फ्रूट कस्टर्ड और सैंडविच लिए आती है और टेबल पर रखकर सबके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर वहाँ आता है, लेकिन बिना किसी से बात किए ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। देवर जी कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। राहुल अपनी भाभी मीरा की बात सुनकर टेबल पर आकर बैठ जाता है और फ्रूट कस्टर्ड और सैंडविच का नाश्ता करते हुए, कैसा बना है? ठीक बना है। बस ठीक बना है या बहुत अच्छा बना है? हाँ अच्छा बना है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल बिना किसी से बात किए वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या हो गया है भैया को? वो तो ऐसे नहीं थे, फ्रूट कस्टर्ड मिलने पर तो उछल पड़ते थे। हाँ, जिस दिन देवर जी को वो फोन आया था और वो कहीं गए थे, तभी से ही वो बदले बदले से लग रहे हैं। पता नहीं देवर जी को किसका कॉल आया था, वो कहाँ गए थे? कहीं लड़की का चक्कर तो नहीं? नहीं, लड़की का चक्कर होता तो ऐसा नहीं होता, कारण कोई और ही है। मुझे तो लगता है शादी की वजह से राहुल परेशान है। इसकी शादी करवा दो, परेशानी ठीक हो जाएगी। हाँ, इसके सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई है, बस इसी की नहीं हुई। मुझे भी लग रहा है शादी ना होने की वजह से ही परेशान हो रहा है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रात में जब राहुल देर से घर लौटता है, तब हॉल में हरीश के साथ उसका इंतजार कर रही उसकी माँ शांति। बेटा हम सोच रहे हैं कि तेरी शादी करवा दे ताकि तेरा देर से घर आना बंद हो जाए। शादी? मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कह देता हूँ, मेरी शादी के बारे में सोचना भी मत। मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इतना कहकर राहुल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह राहुल जब हॉल में आता है तो परिवार के सभी सदस्य उसे घेर लेते हैं। देवर जी, आप शादी नहीं करना चाहते तो शादी न करने का कोई एक कारण तो बता दीजिए। मुझे कोई कारण नहीं बताना, बस आप इतना समझ लो कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहकर राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फिर अगले दिन सुबह राहुल अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए बिना प्रेस की हुई शर्ट पहन रहा होता है। तभी उसकी भाभी मीरा कमरे में आती है और, देवर जी, शादी कर लोगे तो आपको गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा, आपके कपड़े इस्त्री किए हुए मिलेंगे। देखिए, आप अभी भी बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन रहे हैं। राहुल अपनी शर्ट पहनकर मीरा को अनसुना करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद संडे के दिन जब राहुल कमरे में अकेला उदास बैठा था, तभी उसका बड़ा भाई माधव उसके पास आता है और, भाई शादी कर ले, फिर तुझे अकेले यूं बैठा नहीं रहना पड़ेगा। राहुल माधव की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर माधव भी वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन शाम को जब राहुल छत पर टहल रहा होता है, तभी मीरा और सिया उसके पास आती हैं। भैया शादी कर लो, फिर आपको अकेले नहीं टहलना पड़ेगा। मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। फिर तुम सब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हो सबके सब? शादी करके मिल क्या जाएगा? हाँ, पता नहीं घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों की शादी कर देंगे तो वो खुश रहेंगे। इतना कहकर राहुल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके अपने घर के बाहर बुलाकर उसकी बुलेट में बैठकर उसके साथ एक पार्क के बाहर बेंच में बैठे अमित के पास जाकर रुकता है।
और पास ही खड़ी बाइक के पास पार्क करके राहुल अमित के बगल में आकर बैठ जाता है और अपने घर वालों की सारी बातें बता देता है। यार तू उन्हें कारण बता क्यों नहीं देता? मैं कैसे बताऊं यार, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, इसीलिए वो कभी नहीं समझेंगे कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो ठीक है, कोई समझे ना समझे, मैं तो समझता हूँ ना यार। वो दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, फिर बाइक से अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। घर वापस आकर राहुल अपने कमरे में काफी देर तक किसी की यादों में खोया खोया रहता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक संडे की सुबह जब राहुल अपने कमरे से बाहर हॉल में आता है तो रेशमी साड़ी पहने कॉफी का कप लिए खुशी किचन से उसके पास आती है और उसकी तरफ कप बढ़ाते हुए, कॉफी लीजिए जी। राहुल गुस्से से उसे घूरता है। तभी अर्चना किचन से नाश्ते की प्लेट लेकर आती है और राहुल को देते हुए, नाश्ता लीजिए जी। तभी वन पीस में नेहा राहुल के पास आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और, देखिए मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? यार तुम तीनों हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? तभी राहुल की आवाज सुनकर मीरा और शांति हॉल में आती हैं। अरे देवर जी, एक है खुशी मेरी बहन की ननद और एक है अर्चना मेरी सहेली की ननद और एक मेरी बुआ की पड़ोसन की बेटी नेहा। अब तू बता, इनमें से कौन सी लड़की तुझे पसंद है? बस बहुत हो गया, मैं साफ साफ शब्दों में कह चुका हूँ कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता। तो आप लोग क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हो यार? आपको क्या लगता है कि इस तरह का नाटक करके आप मेरा मन बदल दोगे? नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। इतना कहकर राहुल गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बुलेट लेकर शहर से बाहर एक पहाड़ी पर चला जाता है। वहाँ उसके अलावा भी बहुत सारे कपल्स थे। वो उन्हें देखता और अपने ख्यालों में खोया हुआ शाम तक वहीं बैठा रहता है और सूर्यास्त होने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। और जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वैसे ही टेबल फैन से बंधी रस्सी का एक सिरा अपने गले में बांधे खड़ी उसकी माँ और उसी के बगल में हाजमोला की एक डिब्बी लिए उसके पापा खड़े होते हैं, जहाँ सिया, माधव और मीरा उन्हें पकड़े हुए थे। फिर जैसे ही मीरा का इशारा मिलता है, छोड़ दो मुझे, नहीं जीना, मुझे मर जाने दो। अरे मम्मी जी, मर जाओगी तो आप अपने पोते पोतियों का मुंह कैसे देखोगी? और अपने छोटे बेटे की शादी भी तो देखनी है। तभी हरीश हाजमोला की शीशी का ढक्कन खोलकर मुंह से लगाते हुए, मेरा बेटा शादी कहाँ कर रहा है? शादी की उम्र निकली जा रही है और एक उम्र के बाद उसके रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। ये शादी क्यों नहीं कर रहा? जरूर उसका चक्कर होगा। अरे लोगों की ऐसी बातें सुनने से अच्छा तो मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर हरीश गोलियां खाने ही वाला था कि माधव हाथ पकड़कर हरीश को रोकते हुए, अरे नहीं पापा, आत्महत्या मत करिए प्लीज। आत्महत्या करोगे तो पुलिस केस हो जाएगा पापा, पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। इधर गले की रस्सी कसते हुए शांति, देखा कितना बेशर्म है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसके माँ बाप आत्महत्या कर रहे हैं और ये चुपचाप खड़ा देख रहा है, बचाने भी नहीं आ रहा। मम्मी, जिस पंखे से आप फांसी लगाने की कोशिश कर रही हो वो टेबल फैन है। और पापा, आप हाजमोला की गोली खाकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हो मेरे को। सभी एकदम से शांत होकर सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर शांति अपने गले की रस्सी निकालकर राहुल के पास आती है और बड़े प्यार से गाल पर हाथ फेरकर, बेटा तू हाजमोला की गोली टेबल फैन छोड़, तू हमारी भावनाओं को समझ। तू शादी क्यों नहीं कर रहा? तेरी उम्र निकली जा रही है और हमें लगता है कि तेरी उदासी की वजह तेरा शादीशुदा ना होना है। हम तुझे खुश देखना चाहते हैं। देखो, अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज मेरी शादी की चिंता छोड़ दो। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ और आगे भी यही कहूँगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। देवर जी, आप ऐसी जिद पर क्यों अड़े हो जिससे आपके माँ बाप को तकलीफ हो रही है? हाँ बेटा, तू अपनी जिद पर अड़ा रहे, हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। राहुल सबकी बात अनसुना करके अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब राहुल अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ जाता है तो हॉल में बैठे अपने घर वालों की बातें, राहुल शादी क्यों नहीं करना चाहता? हम सब उसकी खुशी चाहते हैं। तभी राहुल की जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। वो तुरंत फोन निकालकर देखता है कि अमित का कॉल आ रहा है। इतना देखकर वो हॉल में घर वालों के सामने से निकल जाता है और घर के बाहर खड़ी बुलेट स्टार्ट करके एक बंद हो चुकी चाय की टपरी के पास पहुंच जाता है, जहां बनी पट्टी पर बैठा अमित उसी का इंतजार कर रहा था। अमित उस वक्त किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी राहुल को देखकर, अरे तू टेंशन ना ले, सब सही हो जाएगा भाई। अब मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ओके? अमित कॉल कट करता है। फिर राहुल आकर उसके पास बैठ जाता है। हाँ, आप बता क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है?
अरे यार क्या बताऊं मैं, घर वाले शादी के पीछे ही पड़ गए। अब तो हद हो गई है यार। फिर राहुल अपने घर की सारी बातें अमित को बताता है। भाई तू शादी कर क्यों नहीं लेता यार, नहीं तो देख ऐसा ही ड्रामा चलता रहेगा। तुझे पता है ना अमित, मुझे तुझे भी बताने की जरूरत है क्या? हाँ भाई मैं सब जानता हूँ, लेकिन देख जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तू कब तक ऐसे ही उदास रहेगा? हाँ कब तक उसे भूल नहीं पाएगा? तेरे घर वाले गलत नहीं बोलते हैं भाई, वो भी तेरी खुशी चाहते हैं। तू सही कह रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी के बाद मैं खुश हो पाऊंगा यार। देख उन्हें लगता है कि तेरी शादी के बाद ही तू खुश होगा। उन्हें खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं यार, तू ही बता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम कर, तू शादी कर ले। फिर वही बात यार। अरे भाई मेरी बात तो सुन, तू एक काम कर, तू नकली शादी कर ले। वाह वाह बेटा, तू भी मुझे फंसाने का आइडिया दे रहा है। अरे सुन तो, जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसे ही तू नकली शादी करके एक लड़की को घर वालों से मिलवा दे। कुछ दिनों तक उसे रख और उसके बाद कह देना कि वो चोरी करके भाग गई या किसी और के साथ चली गई। इससे तू भी शादी करने से बच जाएगा और तेरे घर वालों को भी संतुष्टि मिल जाएगी। वैसे भाई आइडिया तो तूने अच्छा दिया, लेकिन ऐसी लड़की आएगी कहाँ से जो मेरे साथ मेरी बीवी बनने का नाटक करेगी? अरे बेटा तू पैसे फेंकेगा ना तो हजारों लड़कियां तेरी किराए की बीवी बनने के लिए लाइन से खड़ी हो जाएंगी। तो ठीक है भाई, तो एक लड़की ढूंढना मेरे लिए ऐसी। इतना कहकर राहुल उठ जाता है और अपनी बुलेट में बैठकर, ठीक है भाई तो मैं चलता हूँ, अभी किराए की बीवी मिल जाए तो बता देना मुझे। राहुल इतना कहकर चला जाता है। फिर अमित अपनी जेब से फोन निकालकर एक नंबर डायल करता है और, हाँ अनन्या, कुछ देर पहले तुमने बताया था कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ऐसे ही अमित अनन्या से बात करके राहुल को कॉल करता है और उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद राहुल अपनी बुलेट वापस पलटा लेता है। और फिर अगली सुबह शांति, हरीश, मीरा और सिया चाय और पोहा लिए हॉल में बैठे राहुल का इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी जी इतनी देर हो गई, अभी तक देवर जी कमरे से बाहर नहीं निकले। हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि राहुल इतनी देर तक सोया हो या ऑफिस स्किप किया हो। मैं देख कर आती हूँ। सिया राहुल के कमरे की तरफ जाती है और उसके कमरे के अंदर देखकर कुछ देर के बाद वापस आती है। कमरा तो खुला हुआ है पर भैया है नहीं। अरे राहुल कहाँ चला गया बिना बताए, कहीं इसने कुछ कर तो नहीं लिया। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और राहुल अंदर आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है और दोनों अपने गले में वरमाला पहने होते हैं। लड़की की मांग में सिंदूर भी भरा रहता है। देवर जी ये कौन है? हाय भाभी, आप सब कहते थे ना शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, ये लो ले आया मैं कोर्ट मैरिज करके अपनी बीवी। राहुल जेब से नकली मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर सभी को दिखाता है। इतनी जल्दी अचानक, और हमें बताया भी नहीं। हाँ बताने का मौका ही नहीं मिला, सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हो गया। तू तो मना करता था, फिर अचानक ये सब कैसे भाई? अरे पापा देखिए, मैं इससे प्यार करता था और ये दूसरी कास्ट की थी, तो मुझे डर लगता था कि आप शादी करने दोगे भी या नहीं, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ऐसे ही शादी कर ली और इसे घर ले आया। जाने दीजिए आप सब, देवर जी ने शादी तो कर ली ना, अब क्या फर्क पड़ता है कि उनकी बीवी किस कास्ट की है। सब लोग यकीन ना करते हुए भी राहुल की बात पर यकीन कर लेते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, बताइए मेरा कमरा कहाँ है? फिर राहुल अनन्या को कमरे में ले जाता है और अनन्या कमरे में जाते ही वरमाला निकाल देती है। उफ, ये वरमाला कितना भारी है और तुम्हारे घर वाले इतनी जल्दी मान कैसे गए? अरे तुम्हें इससे क्या करना है, मान गए ना, चलो ठीक है, अब तुम यहीं रुको और मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे किराए की बीवी बनाकर लाए हो और घर में मैं जो भी एक्स्ट्रा काम करूंगी उसके अलग से पैसे लूंगी। हाँ हाँ मुझे सब याद है, उसकी चिंता मत करो। जिसके बाद राहुल फटाफट ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और कमरे से निकलकर हॉल की तरफ जाता है, जहाँ हैरान खड़े उसके घर वाले उसे देखकर। देवर जी, आपने अभी शादी की और अभी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ भाभी, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिली, मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। इतना कहकर राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है और मीरा, शांति और सिया राहुल के कमरे में चली आती हैं और देखती हैं कि अनन्या बेड पर बैठी है। बहू तुम तो बहुत सुंदर हो, आखिर उसने तुम्हारे बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो शादी से पहले बता देता तो हम तुम्हारी शादी खुशी खुशी करवाते। हाँ भाभी बताओ, आपने भैया को मनाया क्यों नहीं घर वालों को बताने के लिए? मैं क्या ही बताऊं इन्हें, इनके इतने सारे सवालों का जवाब क्या दूं?
मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा किचन में चली जाती है और प्लेट में पोहे लाकर अनन्या को देती है। फिर अनन्या पोहे खाने लगती है। सब लोग उसे देखते रह जाते हैं और पोहा खा लेने के बाद शांति अनन्या से प्लेट ले लेती है और बहू, अब बताओ। मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर अनन्या लेट जाती है। इतनी जल्दी सो गई? चलो ठीक है, सो जाने दो, थकी हुई होगी, बाद में बात कर लेंगे। जिसके बाद सभी कमरे के बाहर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अनन्या आंखें खोलती है और अरे, इनके इन सवालों का क्या जवाब देती। अच्छा हुआ नींद का बहाना करके मैं लेट गई। ऐसे ही अनन्या पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकलती है और हमेशा की तरह हॉल में बैठे राहुल के मम्मी पापा राहुल का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मीरा आती है। अरे मम्मी जी, अब इंतजार क्यों कर रही हो? अब देवरानी आ गई है, देवर जी को खाना देगी। चलो सो जाओ। वो तीनों वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद राहुल फिर देर से ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाकर देखता है कि अनन्या जमीन पर बिस्तर लगा चुकी है। ए, तुम नीचे जमीन में सोगी? तुम्हें नींद आ जाएगी। बेड पर बैठी अनन्या। ओ हेलो, मैं नीचे नहीं सो रही। नीचे तुम सोगे, मैं बेड पर सोऊंगी आराम से। अच्छा ठीक है, तुमने खाना खाया? हाँ, आज खाने ने मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम्हारे घर वालों के सवाल तो मुझे फंसा ही देते। हाँ, अगली बार कोई कुछ भी पूछे तो कुछ भी बता देना। जिसके बाद कपड़े बदलकर राहुल जमीन पर सो जाता है और अनन्या बेड पर। अगली सुबह अनन्या किचन में जाकर ब्रेड पकौड़े बना रही होती है कि तभी मीरा वहाँ आ जाती है और अरे देवरानी जी, तुम यहाँ? हाँ, मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। कल तुमने बताया नहीं था कि तुम मिली कैसे थी? हम कॉलेज फ्रेंड थे। नहीं, हम बस स्टॉप पर मिले थे। राहुल रोज अपनी बाइक से उसी बस स्टॉप से उसी टाइम गुजरता था जहाँ मैं अक्सर बस का इंतजार करती थी। एक दिन मैंने उससे लिफ्ट मांगी और फिर बस उनके साथ आती जाती रहती थी। फिर प्यार हुआ और अब शादी। अच्छा, ये बात है। बातों ही बातों में ब्रेड पकौड़े बन जाते हैं। फिर अनन्या और मीरा हॉल में बैठे सभी लोगों के पास ब्रेड पकौड़ा ले जाती है। तभी राहुल ऑफिस जाने के लिए वहाँ पहुँचता है। देवर जी, आज भी बिना खाए जाएंगे क्या? आपकी बीवी ने देखो कितना टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनाया है, खाकर जाओ। जिसके बाद राहुल सबके साथ सोफे पर बैठता है। भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। लव मैरिज कर ली और होने वाली भाभी के बारे में हमें बताया भी नहीं। बताओ ना, कैसे मिले थे? अनन्या मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। नहीं, मेरे ऑफिस में काम करती है। बस फिर हो गया प्यार और फिर शादी। मतलब ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। देवरानी जी ने तो कुछ और ही बताया था। राहुल चौंक जाता है। अनन्या तुरंत बात पलट देती है। अरे, ये आदमी है, दिमाग में 10 काम चलते हैं, भूल जाते हैं। काफी भुलक्कड़ है ना? आप भूल गए क्या कि मुझे लिफ्ट दिया करते थे बस स्टॉप से? हाँ, ये याद आया। हाँ, देवर जी थोड़े भुलक्कड़ हैं। राहुल नाश्ता खत्म करके वहाँ से चला जाता है। राहुल के जाने के बाद उसकी भाभी मीरा अनन्या को घर के सारे कामकाज समझाती है और उससे झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम करवाती है। और उस दिन हमेशा की तरह राहुल रात में देर से घर आता है और सीधे अपने कमरे में जाता है जहाँ बेड पर बैठी अनन्या उसी का इंतजार कर रही है। तुम्हारी भाभी ने मुझसे इतना सारा काम करवाया, मैं यहाँ काम करने नहीं आई थी। इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने बोला था ना, हिसाब में लिख लेना, मैं सब दूंगा। इतना कहकर राहुल पर्स से पैसे निकालकर अनन्या को दे देता है और ये लो आज के तुम्हारे पैसे। राहुल से पैसे पाकर अनन्या खुश हो जाती है, लेकिन अनन्या तो खुश हो जाती है पर राहुल के घर वाले नहीं, क्योंकि बीवी के आने के बाद भी राहुल खुश नहीं था और उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव भी नहीं आया था। ऐसे ही फिर एक शाम रेडी होकर मीरा बाकी घर वालों के साथ हॉल में खड़ी हुई राहुल को फोन लगाती है, जहाँ अनन्या भी साथ में थी। देवर जी, हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। देवरानी जी आपका इंतजार कर रही हैं। काम है ऑफिस का, मैं नहीं आ रहा। इतना कहकर राहुल फोन कट कर देता है। अजीब बात है, हमने सोचा था कि शादी के बाद देवर जी बदल जाएंगे, लेकिन सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। देवर जी को ऑफिस में काम की वजह से टेंशन होगी, कोई काम होगा जो फंसा होगा, तुम चिंता मत करो। चलो ठीक है, अगर वो नहीं जा रहे मूवी देखने तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, आप लोग चले जाओ। अनन्या वहीं सोफे पर बैठ जाती है और बाकी सभी लोग मूवी देखने चले जाते हैं। फिर देर रात जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो अनन्या उसे वहीं रोक लेती है। वो और फिर तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम शादी नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने ये नाटक शुरू किया, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? देखो, तुम जिस काम के लिए आई हो, जिस काम के पैसे लेती हो, वो काम करो। मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना?
तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है। मीरा, शांति, सिया और हरीश अंदर आते हैं। अरे वाह, रोमांटिक मोमेंट। हाँ, लगता है हम गलत समय पर आ गए। कंटिन्यू, हमने कुछ नहीं देखा। बैठे रहो, शर्माओ मत, हम तो अपने कमरे में जा रहे हैं। वे सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। राहुल और अनन्या भी अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने तुम्हारी किराए की बीवी बनने के लिए हाँ कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे। अनन्या, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, लेकिन प्लीज आगे से तुम कभी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल मत करना। माफी वाफी कुछ नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए सम्मान के लिए। ठीक है, ले लेना। अनन्या अलमारी में रखी डायरी उठाती है और उसमें सारा हिसाब लिखकर वापस डायरी अलमारी में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बिस्तर में माधव के साथ बैठी मीरा अनन्या की चिल्लाने की आवाज सुनकर माधव को कोहनी मारती है। सुना, अभी अभी शादी हुई है और अभी इनका झगड़ा हो गया। अरे यही होता है असली पति पत्नी का रिश्ता, जो बिना झगड़े के रह ही ना सके। रोमांस रोमांस तो सब बेमानी बातें हैं। उसी रात गुस्से में बेड पर आंख बंद करके लेटी अनन्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अनन्या के साड़ी का पल्लू कमर से नीचे हो जाता है। उसी समय राहुल पानी पीने के लिए उठता है तो उसकी नजर अनन्या की कमर पर पड़ती है। वो तुरंत अनन्या की कमर को चादर से ढक देता है और टेबल पर ग्लास में रखा पानी पीकर जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेट जाता है। तभी अनन्या तुरंत आंखें खोलती है और अपनी कमर पर चादर देखकर, नॉट बैड, ये आदमी जेंटलमैन है। मैं डरती थी कि कहीं अकेले कमरे में मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, लेकिन इसने अभी जो किया उससे मेरा डर दूर हो गया है। ऐसे ही फिर रात बीतती है और अगली सुबह अनन्या के जागने से पहले ही राहुल रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर जब अनन्या की नींद खुलती है तो वो जमीन पर बिछा बिस्तर देखकर उसे बेड के नीचे खिसका ही रही होती है कि तभी मीरा वहाँ आ जाती है और, अरे अरे देवरानी, ये बिस्तर नीचे क्यों रख रही हो? कौन सोता है नीचे? अरे जेठानी जी, कोई नहीं, मैं वो एक्स्ट्रा बिछौना बेड के नीचे रख रही थी बस। देवरानी जी कुछ भी बोल रही हो। अरे आप ये सब छोड़ो ना, ये बताओ आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं देवर जी को देख रही हूँ, वो उदास रहते हैं। शादी के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। क्या तुम दोनों के बीच कोई परेशानी है? अरे नहीं जेठानी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस काम का प्रेशर और कुछ नहीं। आप फालतू परेशान हो रही है। मैंने उन्हें काफी दिनों से हंसते हुए नहीं देखा और उनकी वजह से मम्मी पापा भी उदास रहते हैं। बस इतनी सी बात मुझसे बोलती, मैं भी उनको हंसाती हूँ। उस दिन अनन्या सारा समय राहुल के मम्मी पापा के साथ रहती है और अपनी बचकाना हरकतों और फालतू के जोक से उन्हें हंसाती रहती है। यहाँ तक कि जब राहुल देर रात ऑफिस से घर आता है तो हॉल में अनन्या के साथ बैठे अपने मम्मी पापा को हंसता हुआ देखता है और हल्की मुस्कान लिए अपने कमरे में चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद अनन्या राहुल को छत में जाते हुए देखती है, जिसके बाद राहुल के मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर अनन्या छत में जाती है और आसमान की तरफ देख रहे राहुल के पास जाकर, राहुल, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते और तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। किराए की बीवी हो, असली बीवी बनने की कोशिश मत करो। देखो, ज्यादा रफ टफ बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हो। जो मैं पूछ रही हूँ वो चुपचाप बताओ, और हाँ, इसके मैं पैसे भी नहीं लूंगी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा ही करता रहूंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं घर में उसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इतना कहते ही राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछता है। उसके बाद मैं पूरी तरह टूट गया। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरे घर वाले शादी के लिए इतना फोर्स कर रहे थे कि मुझे तुम्हें किराए की बीवी बनाकर लाना ही पड़ा। तभी मीरा सीढ़ियों से छत पर आती है और राहुल की आखिरी बात सुन लेती है। किराए की बीवी? वो दोनों अचानक मीरा को अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। अरे अरे नहीं जेठानी जी, किराए की बीवी नहीं, किराए की टीवी। वो बचपन में आता था ना, किराए का टीवी जो हम दादा दादी के घर में देखते थे, उसी की बात चल रही थी। अच्छा हाँ, किराए की टीवी हमने भी खूब देखी है। ठीक है, आप दोनों बात करो, मैं तो ऐसे ही आई थी, मैं जा रही हूँ। उस दिन अनन्या राहुल की सच्चाई बाहर आने से बचा लेती है, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर वो राहुल के लिए कुछ फील करने लगती है। जिसके बाद वो राहुल का टिफिन बनाती है और ऑफिस जाने से पहले खुद उसे देती, उसके कपड़े भी प्रेस करके रखती और उसके मम्मी पापा को हमेशा हंसाने की कोशिश करती। राहुल ये सब देख रहा था। फिर एक रात हॉल में राहुल के घर आने का इंतजार कर रही अनन्या राहुल के पहुंचते ही, ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थे अब तक? राहुल कुछ नहीं बोलता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अनन्या उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है।
मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ कहाँ थे इतनी देर तक? देखो, तुम मेरी किराए की बीवी हो, असली बीवी बनने की कोशिश मत करो प्लीज। अब बस बहुत हो गया। तुम जिस काम के लिए आई थी वो हो गया। अब तुम अपने पैसे लेकर जा सकती हो। ठीक है, कल चली जाऊंगी। जिसके बाद अनन्या अपना बैग पैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल की भाभी मीरा अपने कमरे में जब उन दोनों की तेज आवाज सुनती है तो पूरी बात जानने के लिए उनके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और राहुल की आखिरी कही बात साफ साफ सुनकर वापस अपने कमरे में जाकर कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है। अच्छा, तो इसलिए देवर जी अचानक बीवी ले आए थे और उस दिन वो बिछौना, मतलब देवर जी और ये अलग अलग सोते हैं, और उस रात वो टीवी नहीं, किराए की बीवी था। इसका मतलब मेरा देवर लाया किराए की बीवी। ऐसे ही फिर अगले दिन की सुबह राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। अनन्या ट्रॉली बैग लिए उदास आंखों से राहुल को देखती है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। तभी मीरा राहुल के कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेती है और उसे अलमारी में अनन्या की डायरी मिल जाती है। डायरी लेकर मीरा हॉल में आकर खड़ी हो जाती है और देवर जी, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा नाटक आपने क्यों किया? किराए की बीवी क्यों लाए आप? मीरा की बात सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बड़ी बहू, क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मीरा सबको रात की सुनी सारी बात बताती है। फिर अनन्या की डायरी में लिखा हिसाब टेबल में सबके सामने रखकर, ये देखो, इसकी डायरी में लिखा है एक एक काम का हिसाब। डायरी पढ़कर शांति और हरीश दोनों गुस्से में राहुल को देखते हैं। इतना बड़ा झूठ! तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? कुमारी लड़की को अपनी किराए की बीवी बनाकर क्यों रखा? हाँ राहुल, बताओ चुप क्यों हो? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने? कुछ देर तक अपने इमोशन संभालते हुए राहुल सबकी बातें सुनता रहता है। फिर जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो वो टूटकर, ये मैंने आपकी वजह से किया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप सबने मुझे इतना मेंटली प्रेशर दिया था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मुझे शांति चाहिए थी बस। मैंने जो किया वो आप लोगों के लिए ही किया। आप जानना चाहते थे ना कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता? तो सुनिए। राहुल सारी हकीकत अपने घर वालों के सामने रख देता है और टूटकर अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके दिल का दर्द जानकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी माँ उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेर कर, तो तूने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताया? और हम अनजाने में तुझे और तकलीफ दे रहे थे। अब से तुम्हें कभी कोई शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। राहुल के सभी घर वाले उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। वो सब देखकर अनन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है राहुल, अब जब सब सही हो गया है तो मेरा रोल यही खत्म होता है। अब मैं जाती हूँ। अनन्या अपने आंसू छिपाते हुए जैसे ही पलटती है, राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके से अपने पास खींच लेता है। हे, मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाकर कहाँ जा रही हो तुम? राहुल घुटनों के बल बैठकर अपने जेब से रिंग निकालकर अनन्या की तरफ बढ़ाता है और देखो, मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा, लेकिन तुमने मेरे मन में अपने लिए प्यार जगाया तो मैं अपना फैसला बदलकर अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कब और कैसे हुआ? जब चुपचाप मेरा इंतजार करती थी, जब मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीजें बनाती थी और वो हर काम मेरे लिए दिल से करती थी। अनन्या राहुल के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। अब तुम सच में शादी करने को तैयार हो तो अब हम सच में तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। राहुल के घर वाले धूमधाम से उसकी शादी अनन्या से करवाकर उसे अपने घर की बहू बना लेते हैं।